सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 भूगोल विषय का 5वां चैप्टर जल या वाटर। जब यह नाम हमारे समक्ष आता है तो हम जानते हैं कि हमें कई कोटेशंस याद आते हैं, जैसे जल ही जीवन है, या बिन पानी सब सून, या प्राकृतिक झरने, नदियाँ, तालाब, खेत खलियान, हैंडपम्प, हिम के ग्लेशियर्स, ये सब हमें याद आते हैं क्योंकि हम इन विभिन्न रूपों में जल को देखते हैं। देख लीजिए, जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर भी खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है, वह जल कहाँ चला जाता है, ये सब सोचने की बातें हैं। तो कहाँ चला जाता है वो जल? स्वाभाविक है, पोर होकर के या रिस करके ज़मीन के अंदर चला जाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। तो इसे ही कहा जाता है वाटर साइकिल या जल चक्र। आप देख सकते हैं जल चक्र का भी एक चित्र नीचे बना हुआ है और विभिन्न स्रोत जलों के। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे ही जल चक्र कहते हैं। और आप यहाँ चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कैसे वर्षा का जल बूंदों के रूप में नीचे गिर रहा है, वो पहाड़ों पर से होते हुए समुद्र में आता है, यहाँ से वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण करके फिर वायुमंडल में जाता है जहाँ पर संघनन होता है और फिर वर्षण होता है। इसका मतलब क्या है कि रेनफॉल, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, ये है जल चक्र की 3 मुख्य क्रियाएं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो, क्योंकि जो जल वाष्पीकृत होकर के जाता है, बादल बनता है, फिर गिरता है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे क्षेत्र के ऊपर बना हुआ वाष्पीकृत हुआ जल या बने हुए बादल हमारे ही क्षेत्र पर गिरेंगे, ये कहीं भी गिर सकते हैं। तो अलवन जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला होता है। तो ये होते हैं लवणीय जल और अलवणीय जल। देख लीजिए, ये मानचित्र में बताया भी गया है कि 70% हमारे देश में क्या है, विश्व में क्या है, जल पाया जाता है। पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल पाया जाता है, जो कि प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी महासागर, हिंद महासागर, इनमें पाया जाता है। और आप देख सकते हैं नीचे अंटार्कटिका यहाँ बर्फ़ के रूप में मौजूद है। साथ ही आप कई नदियों के नाम देख सकते हैं। भारत में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, चाइना में हवांगहो नदी, ऑस्ट्रेलिया में डर्लिंग नदी, अफ्रीका में नाइजर नदी, नील नदी, ऑरेंज नदी, दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी। इन सब नदियों, बहुत सारी झीलों और कुछ मानव निर्मित झीलों, बांधों में भी जल मौजूद होता है। तो ये जल के भूमिगत जल, ये सब जल के स्रोत कहलाते हैं। आइए अब हम देखते हैं जल का वितरण कैसा है। हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर 4-5 महासागरों में 70% जल व्याप्त है और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है।
यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। हम लोग भी वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम झेलते हैं। और यही बात नहीं कि जो मौसिनराम वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ है, वहाँ भी गर्मियों के दिनों में पानी की कमी हो जाती। तो देख लीजिए, महासागरों में जो जल है 97.3% है, और ये महासागरों का जल पूरे तरीके से लवणीय जल है। लवणीय जल का मतलब ये है कि साल्टी वाटर है, सेलिन वाटर है, इसका मानव प्रयोग नहीं कर सकता है। पीने के लिए, खाने के लिए, धोने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इसका प्रयोग नहीं हो सकता है। फिर बर्फ छत्रक के रूप में जमा है, ये 2% है ग्लेशियर्स के रूप में अंटार्कटिक पर और हिमालय पर्वत पर और अन्य भी पहाड़ों पर। भूमिगत जल 00.68% है। झीलों का अलवण जल, स्थलीय और समुद्र, ये 0.009% है। नमकीन झीलें 0.009 है। वायुमंडल में वाष्पीकृत जल जलवाष्प के रूप में मौजूद है, वो 0.0019, और जो नदियों में जल है वो है 0.0001। इस प्रकार पूरा 100% ये क्या है, जल का वितरण है जो हमारे पृथ्वी पर पाया जाता है। तो हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल जो कि 70% है, उसका 97% महासागरों में है जो प्रयोग के लायक नहीं है। 97% निकाल देने के बाद बचता है 2.7%। इस 2.7% में से भी 2% केवल बर्फ के छत्रक के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा है, जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो फिर बचता क्या है, 0.7%। इस 0.7% में का ही मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 1% जल ऐसा होता है जिसका हम प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं या पूरी दुनिया कर रही है। तो ये 1% जल भी बहुत है। क्यों? क्योंकि जल पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है। अब देख लीजिए, सैलिन वाटर या लवणता क्या है। 1000 ग्राम में मौजूद नमक की मात्रा लवणता होती है, और महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। ये है समुद्रों की लवणता। और इज़राइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, और तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। आप देख सकते हैं वो बड़ी आसानी से जल के ऊपर सोते हुए दिखाई दिया है, और इसे डेड सी भी कहा जाता है। तो ये है लवणता जो जल में मौजूद होती है। अब आइए, वितरण हम वैसे एक बार देख चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा घरेलू तौर पर समझते हैं इसे कि 2 लीटर जल ले और मान ले कि यह पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, तो बर्तन में 12 चम्मच जल मापकर दूसरे कटोरे में रखें, और बर्तन से जल निकालने के बाद शेष जल लवणीय जल को दर्शाता है। केवल 12 चम्मच क्या है, शुद्ध जल है, और बाकी पूरा का पूरा लवणीय जल है, महासागरों का जल है। और जो महासागरों एवं समुद्र में पाया जाता है, यह जल उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। यह लवणीय जल नमक युक्त होता है। कटोरे में निकाल कर रखा गया 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण अलवण जल की मात्रा को दर्शाता है, और इस चित्र में जल के वितरण को दर्शाया गया है। आप स्वयं भी देखिए कि आप जल की कितनी मात्रा का उपभोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए, भूमिगत बर्फ छत्रक के रूप में 12 में से 9 चम्मच निकाल दी जाती है। 2 चम्मच किस लिए निकाल दी जाती है, भौम जल जो भूमिगत जल है, भूमि के नीचे है। और आधा चम्मच जल क्या है, अलवणीय जल की झीलें हैं, और 1 बूंद के रूप में क्या मिलती है, नदियाँ मिलती है। तो इस प्रकार ये जल का वितरण है। और आप देख लीजिए, 97% सैलिन वाटर, 3% फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर का 68% आइस केप में मौजूद है, 30%
H2O कहाँ मौजूद है, और हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में 0.04 और रिवर्स में 0.006 और पोर्ड वाटर है। तो इस प्रकार जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं? अवश्य करते हैं। अगर हम सच्चे देशभक्त हैं तो हम हमारी देशभक्ति बहते हुए नल के टैप को या टोटी को बंद करके भी दिखा सकते हैं। देख लीजिए बेटा, इतना पानी होने के बावजूद दुनिया में पानी को लेकर कई समस्या आप देख सकते हैं चित्र में कि अफ्रीका के कुछ क्षेत्र में कितना गंदा पानी एक व्यक्ति पी रहा है। ज़मीन सूखी हुई है, लोग पानी का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने बाल्टी कैन टब पकड़े हुए हैं। एक महिला कितने दूर से पानी ला रही है, और द वाटर यू ड्रिंक गंगा अमंग 10 डाइंग रियर्स, मैनी मेजर रिवर्स इन डेंजर ऑफ ड्राइंग आउट। ये सब आजकल हम लगातार देख रहे हैं। इसीलिए क्लीन गंगा रिवर प्रोग्राम भी चल रहा है हमारे देश में, नदी जोड़ो अभियान भी चल रहा है हमारे देश में, ताकि जल का संरक्षण किया जा सके। तो खंडवा शहर में ही अगर विश्वा कंपनी पानी न दे तो सभी लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल सकता है। तो ऐसी जल अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसका हमें संरक्षण करना चाहिए। आइए अभी देखते हैं महासागरीय परिसंचरण। और मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ओशन डे 8 जून को मनाया जाता है, और साथ ही 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि महासागरों और जल के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न कराई जाए, ताकि वे इनका संरक्षण कर सकें। महासागरीय परिसंचरण। समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। तट की ओर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर तट की ओर आता है। तो यह कभी शांत नहीं रहता। और महासागरों की गतियों को इसी प्रकार इसी के 3 भागों में विभाजित करते हैं। इन्हें कहा जाता है तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। क्या कहा जाता है? तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। तो देख लीजिए, सबसे पहले पढ़ते हैं तरंगों के बारे में। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवनें बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती है। इसका मतलब क्या है? तरंगों को लाने का मुख्य कार्य किसका होता है? पवन का होता है। जो समुद्री सतह पर पवन बहती है वो अपने साथ साथ क्या करती है? पानी को बहाती है, तो इससे तरंगों का निर्माण होता है। समुद्र सतह पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है? आपने कभी महसूस किया है, देखा है? यह दृश्य बहुत मनोरंजक होता है कि जैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय स्तर पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें क्या कहा जाता है? तरंग कहा जाता है। और आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं तरंगों को। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इनके कारण अधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी स्थापना होती है, तो इसे ही अत्यधिक विस्थापन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती। 15 मीटर मतलब 15 या 45 फीट ऊंची विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। और अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। और ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। और आपको पता ही होगा कि 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। और सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में
इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो सुनामी का अर्थ क्या है? ये सुनामी जापानी भाषा का एक नाम है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पोताश्रय तरंगे या सुनामी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं 2004 में और जो अंडमान और निकोबार द्वीप में जो आया था तूफान या सुनामी, उसकी वजह से बहुत तहस नहस हुआ था। तो पढ़ लेते हैं सुनामी का तांडव। ये इधर इंदिरा पॉइंट भी दिखाया गया है जो पूरी तरीके से डूब गया था और कितना भयानक था ये। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई थी, जो कि अत्यधिक थी। इससे क्या हुआ था कि भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण भूकंप आया और महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया और इसके कारण ये तरंगे निर्मित हुई जिसकी गति लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एरोप्लेन्स चलते हैं, तो सोच लीजिए इतनी तेज गति से ये पौने चलने लगी और अंडमान निकोबार द्वीप हमारे देश के पूरी तरह क्या कर दिया, इसे ध्वस्त ही कर दिया था, डुबो दिया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ी तो तरंगों की लंबाई तो कम हो गई, पर जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। मतलब जो 800 किलोमीटर से प्रति घंटे की रफ्तार से उत्पन्न हुई थी वो श्रीलंका और अंडमान की तरफ चलने से क्या हो गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर आ गई और समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक आ गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और 1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। और भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप ये सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम होती है। और आप देख सकते हैं बेटा सुनामी की वजह से जो लोगों को कष्ट हुआ था, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लोगों का सामान बह गया, कहीं लैंडस्लाइड हो गई, ये सब परेशानियाँ होती है। नीचे भी देख सकते हैं आप कैसे समुद्र का पानी थल के क्षेत्र में आता है, कैसे पेड़ उखड़ते हैं। तो दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी थी और हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति को अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत क्या होता है, देखिए कि तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगे उठने लगती है। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्रित होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी को विशाल तरंगे आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। तो इसलिए कभी कभी विनाश को भांप कर, देख कर और फिर हमें कार्य करने चाहिए। अगला है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ये ज्वार भाटा कहलाता है। जब तरंग ऊपर उठती है तो ज्वार कहलाता है और जब जल नीचे जाता है तो उसे भाटा कहा जाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जैसे कि ये नीचे चित्र में दिखाया गया है, लकड़ियों से बना तट, और जब ज्वार आया तो ये पूरा का पूरा तट क्या हो गया, पानी से भर गया। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है, मतलब समुद्र में चला जाता है, पीछे चला जाता है, तो ऐसी स्थिति को भाटा कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। देख सकते हैं आप यहाँ चित्र में भी
कि ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गतियों के कारण उत्पन्न होती है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। और पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को बृहत ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में होता है और महासागरीय जल पर पड़ता है, तो परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। इस ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये स्थितियां है निम्न ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा की, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ज्वार भाटा से समुद्र तटीय क्षेत्रों में टरबाइन लगाकर, जनरेटर लगाकर क्या कर सकते हैं, बिजली उत्पादित की जा सकती है। ये जो ज्वार भाटा होता है वो उच्च ज्वार नौ संचालन में भी सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं, तो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में आसानी होती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करता है और उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती है। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं और कुछ स्थान पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो आप यह चित्र में भी देख सकते हैं ज्वार भाटा की स्थिति और इससे होने वाला फायदा। अभी देख लीजिए महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती है। इनकी गति निश्चित होती है, ये उन्हीं दिशाओं में पूरे समय बहती रहती है। इन्हें महासागरीय धाराएं कहा जाता है। ये धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान भी गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन का क्षेत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये आप देख सकते हैं नीचे चित्र में भी एल्गी, ग्रीन एल्गी, ब्लू एल्गी, इसको खाने के लिए मछली आती है और इस क्षेत्र से मत्स्य पालन ज़्यादा होता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण है। और आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं लाल कलर में गर्म जल धाराएं हैं जो कि आप देख सकते हैं भूमध्य रेखा से शीत कटिबंधों की तरफ जा रही है। और शीत कटिबंधों में चलने वाली धाराएं या भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली धाराएं क्या कहलाती हैं? शीत धाराएं, ठंडी जल धाराएं कहलाती है। और इस मानचित्र में आप और अच्छे से देख सकते हैं कि कहाँ गर्म जल धाराएं जो है वो लाल कलर में दर्शाई गई हैं और ब्लू कलर में, नीले कलर में ठंडी जल धाराएं दर्शाई गई हैं। तो आप लेब्राडोर धारा, ओहियो और भी जो जल धाराएं हैं इन सभी को बेहतर तरीके से देखिए गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है। यहाँ ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। और इस प्रकार विभिन्न जलधाराओं के नाम आप मानचित्र में भी दर्शाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ कोहरे वाला मौसम बन जाता है। इसके फलस्वरूप नौसंचालन में बाधा उत्पन्न होती है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जो है वो देख लीजिए थोड़ा, जो कोहरा बनता है और जो एल्गी वगैरह बनती है तो वो कैसे, तो देखो डाइटम्स होते हैं, डायनोफ्लैगलेट्स होते हैं, क्रिप्टोमोनाल्स होते हैं, ग्रीन एल्गी होती है और ब्लू और ग्रीन एल्गी होती है। तो ये सभी को आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। और मैं जल के बारे में एक विशिष्ट बात बता दूं आपको कि ये देख लीजिए
11,873 मिलीमीटर वर्षा मौसिनराम में एक ही दिन में रिकॉर्ड की गई थी, 18 या 19 अगस्त 2017 में। और ये मेघालय राज्य में मौजूद है, जहाँ चेरापूंजी और मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। एक ही दिन में 30 इंच तक बारिश हो जाती है। वहीं आप देखेंगे हमारे देश का थार डेजर्ट, वहाँ पर पूरे वर्ष भर में 10 सेंटीमीटर वर्षा भी नहीं हो पाती है। तो पानी की कितनी कमी है। और ये बता दूं कि मौसिनराम में इतनी बारिश होने के बावजूद भी ग्रीष्म ऋतु में वहाँ पानी का संकट बन जाता है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी अवश्य कीजिए। वर्षण क्या है, जल चक्र क्या है, लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, ज्वार भाटा क्या है, महासागरीय धाराएं क्या है, समुद्र का जल नमकीन क्यों होता है और जल की गुणवत्ता का ह्रास क्यों हो रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखिएगा और मानचित्र कार्य भी कीजिएगा। धन्यवाद।